हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 धातु और अधातु, जिसके पहले और दूसरे भाग में हमने धातु और अधातु में अंतर और इनके गुणधर्मों को पहचाना। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि धातुओं को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, ये धातुएं हमारे पास आती कहाँ से है। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, धातुओं की प्राप्ति मुख्य रूप से धातुओं का स्रोत जो है वो भूपर्पटी है, यानी पृथ्वी के अंदर ही प्राकृतिक रूप से धातुएं सभी हमें प्राप्त होती है। कुछ धातुएं हैं वो किसी खनिज के रूप में पाई जाती हैं, कुछ हैं वो प्योर रूप में पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग किस प्रकार से होती है, इनको हम आगे कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले दो टर्म आती है, खनिज और अयस्क। तो देखिए, खनिज क्या होते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी जो भी धातु है वो किस रूप में पाई जा रही है, सारा का सारा मिश्रण जो खनन करके निकाला जाता है वह कहलाता है खनिज। और अयस्क किसे कहते हैं कि खनिजों में उपस्थित विशेष धातु की मात्रा को अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क क्या होगा, प्रॉपर एक धातु का ही होगा। खनिज होगा उसमें तो सारे मिक्स रहेंगे, अगर तांबा भी आ गया, लोहा भी आ गया, सोना भी आ गया, मिक्स रहेगा। लेकिन उस खनिजों में मान लो एक विशेष, जैसे हम देते हैं लोहा लेते हैं, तो लोहे का अयस्क जो धरती से निकाला जाता है वो होता है हेमेटाइट। तो उसके अंदर क्या रहता है, विशेष रूप से लोहा ही रहता है। तो अयस्क क्या हुआ कि खनिजों में उपस्थित विशेष धातु की मात्रा को ही अयस्क कहते हैं। अब देखिए, हमने खोद करके अयस्क या खनिज तो निकाल लिया, अब उसमें से हम धातु कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके अलग अलग मेथड रहते हैं, वो हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। देखिए स्टूडेंट, ये धातुओं का निष्कर्षण का एक चार्ट है जिसके अंदर विभिन्न स्टेप समझाए गए हैं। इन्हें हम आगे विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। सिंपल, आप पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए, धातुओं को खनन किया, उसके बाद इन्हें थोड़ी मोटी मोटी अशुद्धियाँ इनमें से छांटी जाती है, फिर इसमें से इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु अलग होती है, फिर इनके आगे शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए, हम अयस्क रूप में धातु को लेते हैं, उसके बाद मोटी मोटी जो अशुद्धियाँ, मान लो हमने खनन करके निकाला, उसमें कंकड़ थे, पत्थर थे, उन लकड़ी थी, उनको अपने अलग कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसे आप ध्यान में रखिए। उसके आधार पर धातुएं 3 प्रकार की थी, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी थी। ये धीरे धीरे आप इसको बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी अधिक्रियाशील है, कौन सी मध्यम में आती है और कौन सी निम्न में आती है। तो उच्च अभिक्रियाशील में कौन सी आ जाती है, पोटेशियम, सोडियम, ये धातुएं आ जाती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील में कौन सी आ जाती है, जिंक, लोहा, लेड, ये वाली धातुएं आ जाती हैं। निम्न अभिक्रियाशील गोल्ड और सिल्वर, हमने जब इनकी अभिक्रिया पढ़ी थी तब भी ये चर्चा की थी कि ये बहुत कम रिएक्ट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक एक करके इनके आगे के मेथड अलग हैं। देखिए, सबसे पहले जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये स्वतंत्र रूप में पृथ्वी में पाई जाती हैं। यानी जब आप गोल्ड और चांदी का खनन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ज़्यादा अशुद्धियाँ मिक्स होती है, ये अलग से एक पत्थर के रूप में अलग तरह से पाई जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इनका खनन किया जाता है। तो ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये अपने सल्फाइड अयस्कों के रूप में रहती है। यानी ये धातु होंगी, इनके साथ में क्या मिक्स रहेगा, सल्फर मिक्स रहेगा नॉर्मली। फिर इनका प्रोसेस होता है भर्जन। देखिए, ये प्रोसेस सब में सेम चलेगा, ये अपने अपने अयस्कों के रूप में पाई जाएंगी। फिर क्या होता है कि सल्फाइड और जो अयस्क होते हैं, इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करना मुश्किल होता है, इनको फिर कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड अयस्कों में। फिर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होगी, उस ऑक्सीजन को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क में हमें कौन सी धातु मिलती है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। फिर इनका भर्जन किया जाता है, भर्जन है, इन्हें आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक तरह से भर्जन होता है गर्म करना, ठीक है, उससे हमें धातु मिल जाती है।
लेकिन ये धातु भी क्या होती है, कई बार 100% प्योर नहीं होती, जिससे आगे इनका क्या किया जाता है, परिष्करण करके इनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। ऐसे अब आप देखिए मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, जिंक है, लोहा है, लेड है, ये वाली, ये पाई जाती हैं या तो कार्बोनेट एस के रूप में या पाई जाती हैं ये सल्फाइड एस के रूप में। ठीक है, इन दोनों रूपों में भी ये धातुएं पाई जाती हैं। कार्बोनेट एस को का तो किया जाता है निस्तापन और सल्फाइड एस को का किया जाता है भर्जन। इन टर्म को अभी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, फिर इनसे वही सेम, इन्हें ऑक्साइड कर दिया जाएगा, ऑक्साइड बना लिया जाएगा, फिर इनका अपचयन कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन निकाल दी जाएगी इनमें से और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट आती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, ये होती है बहुत अधिक क्रियाशील। बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण ये अलग तो रह नहीं सकती है, तो ये भी ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, जिनका किया जाता है विद्युत अपघटन। यानी इन धातु को हम गलित अवस्था में लेंगे, इनका विद्युत अपघटन करेंगे और शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम को याद रखोगे तो आपको सारे स्टेप याद हो जाएंगे कि हाँ ये स्टेप इस तरीके से करना है। तो एक ये है फ्लो चार्ट है इन सभी का। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें नोट करें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमने एस्क ले लिया। अब एस्क को क्या किया जाता है, समृद्धिकरण। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक बार थोड़ा स्टेप देखिए। एस्क लेंगे, एस्क का समृद्धिकरण करेंगे, यानी उसमें से मोटी मोटी जो अशुद्धियाँ वो छांटेंगे, फिर हम इनका निष्कर्षण करेंगे और फिर इनका लगभग का अपचयन करेंगे और फिर करेंगे परिष्करण। ठीक है, लास्ट में इनको थोड़ा सा एक बार और समझा दूंगी। ओके, अब देखिए एस्को का समृद्धिकरण। तो देखिए इसमें एक टर्म आती है गैंग। कई बार सिंपल डायरेक्ट परिभाषाएं पूछी जाती है, गैंग किसे कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी से खनित एस्को में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम इन्हें सिंपल तरीके से शुद्ध एस्क को अलग कर लेते हैं और कचरे को अलग निकाल देते हैं। उसके बाद किया जाता है अलग अलग इनका निष्कर्षण, जैसे उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। तो हम एक एक करके उन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी जो ये सक्रियता श्रेणी है इसमें सबसे नीचे आती है, उन धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। तो वो हमारे पास में कौन कौन सी हो जाती हैं, कॉपर हो जाएगी, मरकरी हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा और चांदी हो जाएगी। ठीक है, ओरम और अर्जेंटम। तो ये हमारे पास में धातु होती है जो निम्न अभिक्रियाशील रहती है। अब देखिए कि ये धातु किस अवस्था में पाई जाती है, आपको बताया था सल्फाइड एस्को के रूप में ही पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन धातुओं के सल्फाइड या ऑक्साइड एस्को को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एस्क दिया है जो मरकरी का है, वो कौन सा है, सिनाबार। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, HgS। Hg मरकरी और S यानी इसमें क्या रहेगा, सल्फर। तो ये मरकरी का एक एस्क हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको केवल गर्म करते हैं, तब ये क्या बन जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सभी में ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, फिर ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड बन गया। मैंने एक टर्म बताई थी कि सल्फाइड की बजाय ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना इजी है। अब ऑक्साइड बन गया HgO, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, मरकरी हमें प्राप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा ही प्रोसेस इसके अंदर चलेगा। आपको हर एक में यही प्रोसेस करना है। सल्फाइड होगा, उसको ऑक्साइड में बदलो, ऑक्साइड वाले को बहुत अधिक गर्म करो, गर्म करने से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम कॉपर का और देख लेते हैं। हमारे पास कॉपर सल्फाइड था, जिसे हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त किया और सल्फर डाइऑक्साइड निष्कासित हो गई। अब इस मिश्रण में क्या बच गया, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड। इसे हम और अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निष्कासित हो जाती है और शुद्ध रूप में कॉपर धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं इनको अलग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है
मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील जब हम सक्रियता श्रेणी में देखते हैं तो कौन सी आती है? आयरन, लेड, जिंक। कई बार इसमें कॉपर को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉपर के भी ऐसे हैं जो मध्यम अभिक्रियाशील रहते हैं। तो ये धातुएं जो है ये भी सल्फाइड या कार्बोनेट में पाई जाती हैं। अब इनमें भी क्या होगा कि सल्फाइड या कार्बोनेट की बजाय आप इनका ऑक्साइड बना लो, उसको गर्म कर लो और धातु प्राप्त कर लो। तो उसके दो टाइप है जिन्हें हम कहते हैं भर्जन या निस्तापन। तो आओ उन्हें हम पढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं दोनों की, दोनों ही याद रखनी है। सिंपल है, देखिए भर्जन सल्फाइड एस्क का होगा और निस्तापन कार्बोनेट एस्क का। भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है और निस्तापन, देखिए कार्बोनेट है तो ऑक्सीजन ऑलरेडी होगी उसमें, तो उसे किसका सीमित वायु में ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है। ये तो था सिंपल। अब देखिए भर्जन कि सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है, ठीक है। हमें लेना है जिंक ब्लेंड ZnS, ठीक है। सल्फाइड एस्क है, सल्फर है इसके साथ में, गर्म किसकी उपस्थिति में करना है? वायु की उपस्थिति में करना है। गर्म किया तो किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड निष्कासित हो गई। अब सिंपल क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे, गर्म करने से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और जिंक प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है धातु का, सिंपल प्रोसेस। निस्तापन एस्क लेना है, कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। हमने जिंक कार्बोनेट ले लिया, ZnCO3 सीमित वायु की अनुपस्थिति मान सकते हैं एक तरह से, अधिक ताप पर गर्म किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निष्कासित हो जाएगी, ठीक है। स्टेप समझ आया? काफ़ी है। कई बार इनमें अंतर पूछे जाते हैं कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, तो हम सिंपल अगर 2 या 3 अंतर पूछे तो हम बता सकते हैं। भर्जन सल्फाइड एस्क, निस्तापन कार्बोनेट एस्क। भर्जन वायु की उपस्थिति में और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, और प्राप्त दोनों में क्या होंगे? ऑक्साइड एस्क प्राप्त होंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमने इस विधि से इनके ऑक्साइड तो प्राप्त कर लिए। अब क्या होता है कि इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के भी 2 प्रक्रम होते हैं। फर्स्ट तो सिंपल अपचयन करवा दो, सेकंड विस्थापन करवा दो, है ना, इसको किसी और से विस्थापित करा दो। तो दोनों स्टेप हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए सल्फाइड व कार्बोनेट एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर अपचयन द्वारा धातु प्राप्त कर ली जाती है, जिसमें मुख्य अपचय कौन रहता है? कार्बन रहता है, क्योंकि कार्बन इनसे अधिक क्रियाशील है तो कार्बन इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। मुख्य अपचायक, अपचायक यानी इसमें से ऑक्सीजन को हटाना। तो देखिए हमने जिंक ऑक्साइड लिया, कार्बन के साथ इसको मिक्स किया, तो कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो गई और जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ से हमें शुद्ध रूप में जिंक प्राप्त हो गया। सेकंड इसका स्टेप देखिए विस्थापन द्वारा, कि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा विस्थापन कर भी शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया, देखिए मैग्नीज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सक्रियता श्रेणी में देखिए मैग्नीज से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये एल्यूमिनियम ने क्या किया? इस Mn को यहाँ से विस्थापित कर दिया और खुद इसके साथ में क्या बना लिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। इस तरीके से मैग्नीज का क्या हो गया? अपचयन हो गया और हीट भी निकल गई, ठीक है। तो सिंपल और इजी प्रोसेस है, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, सिंपल 2-3 बातें हैं और मेन इनकी अभिक्रियाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक अभिक्रिया आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया, कि देखिए धातुओं की विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। हमने अभी मैग्नीज की अभिक्रिया पढ़ी थी एल्यूमिनियम में, प्लस क्या लिखा था? ऊष्मा, यानी ऊष्मा निष्कासित हो रही है। तो ऐसे ही एक अभिक्रिया होती है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, यानी हम आयरन ऑक्साइड लेंगे और एल्यूमिनियम दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे
तो इस अभिक्रिया में काफ़ी अधिक ऊष्मा निकलती है और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे रेल की पटरियों में दरार आ जाती है या कुछ मशीनी पुर्जे हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है, उनके लिए इस अभिक्रिया को प्रयुक्त किया जाता है। समीकरण देखते हैं हम इसकी। आयरन ऑक्साइड लिया, एल्यूमिनियम लिया, तो हमें आयरन प्राप्त हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकली जिसने क्या किया, उस दरार को उसे चिपका दिया, उसे भर दिया। तो ये अभिक्रिया काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब हम देखते हैं अत्यंत क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। नेक्स्ट है स्टूडेंट अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी आ जाएंगी हमारे पास में, जैसे सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इन धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी हम क्या करेंगे, ये इतनी अधिक सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, तो कार्बन से तो इनका अपचयन होगा नहीं, तो इनका अपचयन किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। इनका हम गलित अवस्था में सॉल्यूशन लेते हैं और उसका अपघटन करवाते हैं, तो ये धातुएं क्या होती है, कैथोड और एनोड पर जाकर के जम जाती है, वहाँ से हम इनको प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण दिया गया है कि सोडियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड यानी इनका क्लोराइड लेंगे और उसका विद्युत अपघटन करवाएंगे, तो कैथोड होता है ऋण इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित हो जाएगी और एनोड पर क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। यानी हमें इनका कौन सा लेना है, क्लोरीन एस्क लेना है। एक तरह से इसको देखते हैं कि हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और हमने दो धातु के कैथोड और एनोड ले लिए, तो कैथोड पर कौन सी चली जाएगी, धातु पॉजिटिव, और एनोड पर क्या मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन गैस। फिर हम क्या करते हैं, उस कैथोड पर से उस धातु को निक्षेपित कर लेते हैं, उस धातु को वहाँ से हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको प्राप्त करते हैं, कौन सी धातुओं को, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमने खनिज लिया, खनिज में से अयस्क का समृद्धीकरण कर लिया, फिर क्रियाशीलता के आधार पर हमने धातु प्राप्त कर ली। ये जो धातु प्राप्त करते हैं ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती है, इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ फिर भी रह जाती हैं। फिर इसका प्रक्रम आता है जिसे क्या कहा जाता है, परिष्करण। तो आओ अभी हम पढ़ते हैं परिष्करण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है धातुओं का परिष्करण। देखिए कि धातुओं से अपद्रव्य हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु परिष्करण कहलाता है। और इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वह कौन सा है, विद्युत अपघटनी परीक्षण। जो हमने अभी निष्कर्षण किए थे उसमें जो धातु प्राप्त हुई थी उसको और भी अधिक शुद्ध मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस मेथड को हम पढ़ते हैं, विद्युत अपघटनी परीक्षण। ये किन धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं के परीक्षण में ये प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली रहती है तो हमें इनको प्योर मात्रा में प्योर होना ज़रूरी है, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मेथड देखिए, पहले आप डायग्राम से समझिए सिंपल। हम एक टैंक लेते हैं, उस टैंक में हम कैथोड और एनोड डाल देते हैं, ठीक है, दो। अब देखिए एनोड यहाँ लिया जाता है अशुद्ध धातु का, ठीक है, जिसे हमने शुद्ध करना है, और कैथोड लिया जाता है शुद्ध धातु का, और इसके अंदर जो विलयन डालते हैं वो जो धातु ले रहे हैं उसी का हम घोल डालते हैं, ठीक है। जैसे आपको कॉपर का लेना है तो आपने कॉपर सल्फेट का डाल दिया, हमने जिंक लेना है तो जिंक सल्फेट का डाल दिया, ठीक है। जिस धातु को हमें शुद्ध करना है उसी धातु का घोल हम इसके अंदर डालते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है, सिंपल, आपको समझ आ जाएगा 2 मिनट में। तो देखिए होता क्या है, ये अशुद्ध होगा, कुंजी लगाएंगे, चालन होगा, चालन से क्या होगा, अशुद्ध में शुद्ध धातु होगी, वो तो कहाँ जाना चाहेगी, शुद्ध वाले के पास, तो वो तो इसके अंदर जम जाएगी। और जैसे ये प्लेट, जैसे हम बोलते हैं ना, नष्ट होती है, हाँ, जैसे आप कोई रोड किसी अम्ल में डालते हो तो वो नष्ट होने लग जाती है, तो वही सेम प्रोसेस होगा कि अशुद्ध होगी,
इसमें से शुद्ध धातु तो यहाँ जा जाके जम जाएगी और कुछ भी अशुद्धि होगी वो नीचे इकट्ठी होती जाएगी इस विलयन में, और जिसे क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। समझ आया? पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए कि इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु का एनोड व शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड बनाया जाता है। वह धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेथड। जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। वह इतनी ही शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, यानी घुल घुल के इसके अंदर आएगी और इसमें से क्या होगा, शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाएगी और विलेय अशुद्धियाँ तो विलयन में चली जाती है और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एनोड पंख क्या होता है कि विद्युत अपघटनी परीक्षण में अविलेय अशुद्धियाँ विद्युत अपघट्य विलयन में एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एनोड पंख। और कैथोड पर जो शुद्ध धातु एकत्र होगी उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार से धातुओं का परिष्करण कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक बार जो स्टेप पढ़े थे उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एस्क लिया, एस्क का सांद्रण किया, है ना। गैंग, गैंग में क्या थी, अशुद्धियाँ थी, उनको अलग किया। फिर हमारे पास 3 कैटेगरी आ गई, उच्च, मध्यम और निम्न अभिक्रियाशील। निम्न अभिक्रियाशील थी सल्फाइड एस्क, भर्जन, भर्जन के द्वारा हमने धातु प्राप्त कर ली और अधिक शुद्ध मात्रा में चाहिए थी तो कौन सा, विद्युत अपघटनी परिष्करण कर लिया। ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं थी जो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड का करेंगे भर्जन, भर्जन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बोनेट एस्क, कार्बोनेट एस्क का करेंगे निस्तापन सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दोनों से ही हमें क्या प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। इस ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। कौन से मेथड से, या तो सिंपल कार्बन द्वारा अपचयन करवा दो या विस्थापन करवा दो, फिर धातु प्राप्त हो जाएगी, उस धातु का शोधन कर लो। ठीक है स्टूडेंट। फिर आती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जिनका हमें क्या करना है, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करना है, जिससे क्या होगा, धातु तो कैथोड पर एकत्र हो जाएगी और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगी शुद्ध धातु। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा धातुओं को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसे आप पढ़िए और इनके आंसर दीजिए। देखिए, हमें परिभाषा देनी है खनिज की, एस्क की और गैंग की। ठीक है, इन तीनों में आप अंतर कीजिए और इन परिभाषाओं को सॉल्व कीजिए और रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसका लास्ट टॉपिक संक्षारण और एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।